आपको क्या लगा था ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मिलिट्री एक्शन था, केवल पाकिस्तान की सरहद तक सीमित था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सरकार और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने जो सैन्य कार्रवाई और आर्थिक कार्रवाई की, उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसकी गूंज आज भी पाकिस्तान से लेकर टर्की तक सुनाई दे रही है। अक्सर जब लोग युद्ध या किसी सैन्य टकराव की बात करते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ सीमा पर चलने वाली गोलियों, टैंकों और आसमान चीरती मिसाइलों पर टिक जाता है। लेकिन आधुनिक दौर की जियोपॉलिटिक्स में जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती। असली और सबसे घातक चोट वहां की जाती है जहां दुश्मन की रीढ़ टूटती है, यानी उसकी इकोनॉमी, उसके ग्लोबल सप्लाई चेन्स और उसके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर। आज हम एक ऐसे ही कॉरपोरेट सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जिसने भारत के एविएशन सेक्टर में पूरे 17 साल तक राज किया। एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जिसने भारत के सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट्स पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया था। लेकिन जैसे ही देश की सुरक्षा पर बात आई तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने महज 24 घंटों के भीतर उस $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए के साम्राज्य को रातों रात उजाड़ कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं टर्की के सबसे बड़ी एविएशन दिग्गजों में से एक चेलेबी होल्डिंग्स और उसके ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो बिजनेस की। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के बैन होने की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि नए भारत के रणनीतिक चक्रव्यूह में अब देश के दुश्मनों को पनाह देने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। हाल ही में ब्लूमबर्ग एचटी के एक बिजनेस टॉक शो में चेलेबी होल्डिंग की चेयरवुमन कानन चेलीबियोग्लू ने इंटरव्यू दिया। वह कैमरे के सामने बेहद भावुक अंदाज में कहती हैं, मुझे भारत से बहुत प्यार था, भारत मेरे लिए दूसरे घर जैसा था। हमने वहाँ 17 साल तक खून पसीना बहाकर एक एक ईंट जोड़ी थी, लेकिन हमारे पूरे बिजनेस को सिर्फ एक दिन में जीरो कर दिया गया। सुनने में तो लगता है जैसे भारत सरकार ने किसी निर्दोष विदेशी निवेशक के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो। लेकिन ऐसे में एक बहुत ही कड़वी और मशहूर कहावत याद रखने की जरूरत है, You don't shit where you eat, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद नहीं करते। अगर आप भारत की धरती पर धंधा कर रहे हैं, भारत के सबसे बड़े और सबसे निजी हवाई अड्डों पर मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी पूरी वफादारी और पारदर्शिता भारत के प्रति होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ तो आप भारत से अरबों खरबों रुपए कमाएं और दूसरी तरफ उन ताकतों के साथ पींगे भिड़ाएं जो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ हथियार और ड्रोन सप्लाई कर रही हैं, और फिर भी आप उम्मीद करें कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। कानन चेलीबियोग्लू का ये इंटरव्यू दरअसल एक हारी हुई कॉर्पोरेट जंग के बाद का वो रोना है जिसे ग्लोबल मीडिया के सामने भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस पूरे मामले को एक्सपोज करने में जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा का अहम रोल था। उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक डोमेन में आकर पॉइंट बाय पॉइंट चेलीबी होल्डिंग्स को एक्सपोज किया था। अभिजीत अय्यर मित्रा ने सीधे तौर पर चेलीबी को भारत के हवाई अड्डों के भीतर बैठा हुआ एक ट्रोजन हॉर्स करार दिया था। इन गंभीर आरोपों के केंद्र में था टर्की का ड्रोन नेक्सस। अब कड़ियों को बहुत ध्यान से जोड़कर देखें। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की बेटी है सुमैया अर्दोगान। सुमैया अर्दोगान की शादी किससे हुई है? उनकी शादी हुई है सेल्चुक बायरक्तर से, जो टर्की की सबसे बड़ी और सरकारी संरक्षण प्राप्त डिफेंस कंपनी बायकर टेक्नोलॉजीज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और मालिक हैं। ये वही कंपनी है जो दुनिया भर के युद्धों का रुख बदलने वाला खतरनाक बायरक्तर TB2 स्ट्राइक ड्रोन बनाती है। अब इस नेक्सस का सीधा असर भारत पर कैसे पड़ा उसे समझिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके ठीक बाद जब भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कड़ा एक्शन लिया था, तब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सीमाओं के पास इन्हीं टर्किश ड्रोन्स और आसिस गार्ड सुंगार जैसे सर्विलांस ड्रोन्स को एक्टिवली तैनात किया था। यानी टर्की के राष्ट्रपति के दामाद की कंपनी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सीधे तौर पर ड्रोन और मिलिट्री हार्डवेयर दे रही है, और उसी टर्की की कंपनी भारत के सबसे संवेदनशील हवाई अड्डों के एयर साइट पर कब्जा जमा कर बैठी है। एविएशन की भाषा में एयर साइट का मतलब होता है हवाई अड्डे का वो अति सुरक्षित अंदरूनी हिस्सा जहां विमानों में ईंधन भरा जाता है, एयरलाइंस का पैसेंजर डेटाबेस प्रोसेस होता है, कार्गो की लोडिंग होती है और संवेदनशील सामान का मूवमेंट होता है। इतना ही नहीं, अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक बेहद गंभीर फिजिकल सिक्योरिटी और जासूसी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सैटेलाइट मैप्स के जरिए यह साबित किया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेलीबी का जो विशाल काय कार्गो टर्मिनल
है वो सीधे तौर पर एयरपोर्ट के उस वीवीआईपी टेक्निकल एरिया के बिल्कुल सामने और सटकर स्थित है, जहां भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विशेष विमान एयर इंडिया 1 खड़ा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी बेहद गोपनीय टेक्निकल एरिया में भारतीय वायुसेना के सबसे गुप्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल गैदरिंग विमान भी पार्क किए जाते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, एक ऐसा देश यानी टर्की जो संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का साथ देता है, जो भारत के खिलाफ मोर्चे पर खड़े देश को ड्रोन सप्लाई करता है। उस देश के कंपनी के हजारों कर्मचारी हमारे प्रधानमंत्री के विमान और हमारी वायुसेना के सबसे सीक्रेट जासूसी विमानों के ठीक बगल में 24 घंटे मौजूद थे। उनके पास एयर साइट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। क्या उनके जरिए हवाई अड्डों की मैपिंग, वीआईपी मूवमेंट्स की टाइमिंग, सिग्नल्स मॉनिटरिंग या जासूसी की आशंका से इनकार किया जा सकता था? किसी भी नेशनल डिफेंस ऑडिट में ये एक ऐसा भयानक रेड फ्लैग था जिसे एक और सेकंड के लिए भी नजरअंदाज करना साक्षात आत्मघाती कदम होता। अब यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे तीखा और एक खोजी पत्रकार के तौर पर सबसे जरूरी रणनीतिक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक कट्टर प्रो पाकिस्तान देश की कंपनी भारत के एविएशन सेक्टर के दिल में घुसकर इतनी बड़ी मोनोपोली बनी कैसे? किसने इनके लिए भारत के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील दरवाजों की चाबियां बिना किसी हिचकिचाहट के सौंप दी थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जाना होगा साल 2008-2009 के दौर में, जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार चल रही थी। उस दौर में भारत सरकार ने देश के प्रमुख मेट्रो एयरपोर्ट्स के आधुनिकीकरण और प्राइवेटाइजेशन की एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत दिल्ली और मुंबई जैसे बेहद महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को निजी कंसोर्टियम जैसे जीएमआर और जीवीके के हाथों में सौंपा जा रहा था। यहाँ एक बहुत गहरा और दिलचस्प इंटरनेशनल गिव एंड टेक का कनेक्शन सामने आता है। जिस वक्त टर्की की चेलेबी भारत के मुंबई एयरपोर्ट पर पैर पसार रही थी, ठीक उसी दौर में मुंबई एयरपोर्ट को चलाने वाले भारतीय ग्रुप को टर्की के इस्तांबुल में सबिहा गोकचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाने और चलाने का एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। यानी एक तरफ भारतीय कंपनी टर्की का आसमान संभाल रही थी और बदले में टर्की की कंपनी को भारत के सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट्स के बैकबोन यानी ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो का कंट्रोल दिया जा रहा था। यूपीए की इस पूरी आर्थिक और बुनियादी ढांचा नीति का मूल मंत्र था कैश फर्स्ट। उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि किसी संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर में आने वाले विदेशी वेंडर का जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड भला क्या है, उसके देश के भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा पैमाना ये था कि वो टेंडर प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटरों और सरकार को कितना ज़्यादा रेवेन्यू शेयर और कैश जमा करके दे रहे हैं। चेलेबी ने इसी कैश फर्स्ट नीति का फायदा उठाया। उन्होंने भारी भरकम बोलियां लगाई, घरेलू कंपनीज को वित्तीय ताकत से पछाड़ दिया और मुंबई व दिल्ली जैसे बेहद महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के सबसे संवेदनशील हिस्सों का 25-25 साल का लॉन्ग टर्म ठेका हासिल कर दिया। जो कंपनी खुद टर्की के भीतर बड़े बड़े एयरपोर्ट टेंडर्स में भारी भ्रष्टाचार और संदिग्ध राजनीतिक सांठगांठ के गंभीर आरोपों से घिरी हुई थी, उसे बिना किसी सख्त बैकग्राउंड चेक और राष्ट्रीय सुरक्षा की गहरी स्क्रूटनी के भारत के आसमान की चाबी सौंप दे दी गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए सरकार ने इस पुरानी और ढीली सुरक्षा नीति को पूरी तरह पलट कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था, नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट की तरफ। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा को किसी भी व्यापारिक मुनाफे या कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की आड़ में दांव पर नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह भारत ने गलवान घाटी के तनाव के बाद सैकड़ों चीनी ऐप्स और हुआवे जैसे टेलीकॉम दिग्गज को देश से बाहर का रास्ता दिखाकर एक ट्रस्टेड सोर्स फ्रेमवर्क लागू किया था, ठीक वही आर्थिक और रणनीतिक चोट ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की और उसके इस कॉर्पोरेट एम्पायर पर की गई। जब चेलेबी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी तो मामला पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में चला गया। यहाँ भारत सरकार ने खुफिया एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट एक सील्ड कवर में अदालत के सामने रखी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जब मामला देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हो तो न्यायपालिका इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट्स को चुनौती नहीं दे सकती। यह फैसला कॉर्पोरेट जगत के लिए कड़ा सबक था। सील्ड कवर का मतलब था कि कंपनी को वो खुफिया इनपुट्स कभी देखने को नहीं मिले जिनके आधार पर उनका 4000 करोड़ का साम्राज्य रातों रात बंद कर दिया गया। कानन चेलिया ब्लूका याजी का ये जो इंटरव्यू है वो इसी डर का नतीजा है।
उन्हें भारत से ज़्यादा चिंता अपने यूरोप और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स की है, जहां से वे अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का यह आर्थिक बदलाव महज एक घटना नहीं बल्कि नए भारत की सुरक्षा नीति का हिस्सा है। ये साफ संदेश है कि अब भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी कॉरपोरेट निवेश को ऊपर नहीं रखा जाएगा। जो लोग सोचते थे कि भारत केवल सीमाओं पर सैन्य जवाब देगा, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब दुश्मन के आर्थिक हितों को निशाना बनाना भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। चलेबी का बाहर होना ये साबित करता है कि हमारे संवेदनशील एयर साइड और इंफ्रास्ट्रक्चर में अब किसी भी संभावित ट्रोजन हॉर्स के लिए कोई जगह नहीं बची है। आपका इस रणनीतिक बदलाव पर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। द पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।